ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, all lengths are in centimeters. Show that the volume of this prism is given by V is equal to 40x minus 5x square. अच्छा, अब इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम के लिए जो बेसिक फॉर्मूला यहाँ यूज होगा ना, वो मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कि उसमें हम बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो ये है, वॉल्यूम इज बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म. ठीक है? ठीक है सर. अच्छा, अब देखें, ये जो प्रिज्म है ना, इसको हम इस तरह प्लेस करेंगे कि इसके बेस जो हो ना, वो बॉटम से लेकर हाइट तक बिल्कुल एक जैसी हो जाए. इस वक्त ये जिस तरह से प्लेस्ड है, अगर मैं इसको कहीं से स्लाइस करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्लाइस करता हूँ, तो नीचे जो होगा शेप या एरिया वो डिफरेंट होगा और इसके ऊपर डिफरेंट होगा. तो बेस एरिया इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि आप शेप को ना इस तरह प्लेस करते हैं कि वो बॉटम से लेकर अपने टॉप तक एक ही तरह की फिगर बन जाए, जिसमें अगर आप उसको स्लाइस करें तो ऊपर नीचे एक जैसी फिगर आ रही हो. ठीक है? उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि जो प्रिज्म होता है ना, उसको हम इस तरह प्लेस कर लेते हैं कि वो ट्रायंगुलर जो उसकी शेप होती है ना, वो उसके ऊपर इस तरह से प्लेस हो जाता है. तो नीचे भी ट्रायंगल होती है, टॉप पे भी ट्रायंगल होती है, और अगर हम कहीं बीच में इसको स्लाइस करेंगे तो भी हमें यहाँ पर ऊपर नीचे जो है ना, बिल्कुल एक जैसा वो फिगर उसकी मिल रही होगी. ठीक है? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगुलर फेस है, हमें इसको बेस बनाना होगा और 20 को एज अ हाइट कंसिडर करना होगा. अच्छा, अगर हम बेस एरिया की बात करें तो वो एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल का बेस एरिया होता है 1/2 टाइम्स लेंथ ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल. तो हम जो दो साइड्स कंसिडर करेंगे उसमें एक x है जो गिवन है और एक 8 माइनस x है. तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ 8 माइनस x लिखेंगे, और साइन के साथ इन दोनों साइड्स के का जो इंक्लूडेड एंगल है 30 वो लिखेंगे. तो साइन 30. अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. साइन 30 का जो आंसर है वो भी 1/2 आता है. सो इट मीन्स इट इज 1/4 टाइम्स x इंटू 8 माइनस एक्स. ये आपका बेस एरिया हो गया, क्योंकि बेस के अंदर ट्राइंगल थी तो ट्राइंगल का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, बेस एरिया की जगह 1/4 टाइम्स x इंटू 8 माइनस एक्स और हाइट की जगह 20. सो 4 5 जा 5x टाइम्स 8 माइनस x. सो इट इज 40x माइनस 5x स्क्वायर. ये आपको वॉल्यूम के लिए रिलेशन प्रूव करना था, तो वॉल्यूम इसी के इक्वल आ गया. इसके बाद हम लिखेंगे हेंस प्रूव. ठीक है? यहाँ पे इसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, ऑन द ग्रिड ऑन द नेक्स्ट पेपर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन फॉर x इज इक्वल टू 1 to 7. 3 of the points have been plotted for you. ठीक है? 3 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं. बाकी जो वैल्यूज है ना, वो हम इसमें से फाइंड करके इस पे प्लॉट कर देंगे. तो सिंस अभी ये ग्राफ का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का नहीं है, तो फिलहाल हम इसको स्किप करके ना आगे चलते हैं. तो फिर उसके बाद थोड़े दिन में जब ये ग्राफ वाला हम टॉपिक देख लेंगे तो फिर इसको स्टडी कर लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे. ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म AC 15, BC 14 and the angle ACB 27. Calculate AB.
अब हमें सबसे पहले लेंथ ए बी कैलकुलेट करनी है। ये कैसे कैलकुलेट होगी? ठीक, तो देखें अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज कर लेते हैं, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर हम यहाँ पर साइन लॉ और कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं। साइन लॉ उस वक्त यूज होता है जब हमें दो एंगल्स हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, और जब सिर्फ एक ही एंगल इन्वॉल्व हो रहा हो, दूसरा एंगल उसमें हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो फिर हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। कोसाइन रूल का जो फॉर्मूला बनेगा ना ए बी के लिए, वो इस तरह होगा कि ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स जो स्क्वायर अभी हमने दो साइड्स यहाँ लिखे ना, उनका प्रोडक्ट 2 के साथ आएगा, और कॉज ऑफ द ऑपोजिट एंगल जो कि एंगल सी है वो आएगा। तो अगर हमने ए बी को फाइंड करना है तो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर ऐड होगा, माइनस 2 टाइम्स बाकी दोनों साइड्स का प्रोडक्ट आएगा, और कॉज ऑफ द ऑपोजिट एंगल आएगा। तो ए बी के ऑपोजिट 27 यानी सी पे बन रहा है तो सी आएगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे ना वैल्यूज रिप्लेस करनी है, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 14 इंटू 15 और cos 27। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और आखिर में स्क्वायर रूट करेंगे, और फिर हमें यहाँ से ए बी का आंसर मिलेगा। तो वो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं क्या मिल रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हमें लेंथ ऑफ द प्रिज्म p सेंटीमीटर्स गिवन है और वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर्स क्यूब गिवन है। इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ p हो जाएगी और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म 1000 सेंटीमीटर्स क्यूब हो जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें p को कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म अगेन बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ और हाइट ऑफ द प्रिज्म से हमें मिलेगा। बेस में यहाँ पर उसी तरह ट्राइंगल कंसिडर होगी, और सिंस ये एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इट शुड बी 1/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। अच्छा, दो साइड जो हमें गिवन है वो 14 और 15 है और इंक्लूडेड एंगल 27 है। यहाँ से हमें बेस एरिया मिल जाएगा कि वो कितना आ रहा है। तो 47.67 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका बेस एरिया आ गया। अच्छा, बेस एरिया की जगह हम 47.67 रखेंगे, यहाँ पर P रखेंगे और वॉल्यूम 1000 है। सो P विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 47.67। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है इसका? ट्वेंटी से ज्यादा कुछ आना चाहिए। तो 20.98 इसका आंसर आया, उसको हमने अप्रोक्सीमेट करके 21 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि the prism is to be packed in a carton. The carton is a cuboid of size 15 by p by h centimeters. Calculate the smallest possible value of h. तो अब जो जिस कार्टन में हमने इसको पैक करना है ना, वो एक क्यूबॉइड है। उस क्यूबॉइड में इस तरह से है कि उसकी जो डायमेंशंस हैं वो इस तरह से है कि एक तो उसकी जो भी डायमेंशन है ना वो हमें गिवन है इस तरह से कि एक तो है 15, एक उसकी डायमेंशन है p और एक है उसकी हाइट h। अब ये h कितना होना चाहिए ये है जो कि हमें फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ द जो कार्टन है
वो कम से कम इस हाइट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि जब ये जो प्रिज्म है ये उसके अंदर प्लेस किया जाए तो ये कार्टन के अंदर पैक हो जाए। अगर वो हाइट इस हाइट से कम होगी तो पार्ट ऑफ द प्रिज्म जो है ना वो कार्टन से बाहर रहेगा। तो इसको हम H मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 टाइम्स बेस इनटू हाइट। सिंस यहाँ पे 90 का एंगल बन ही रहा है तो हम AC को बेस लेकर हाइट को H कंसिडर करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एरिया की जगह ट्राइंगल को वही एरिया पुट कर लेंगे और 1/2 टाइम्स AC की जगह 15 पुट करेंगे। यहाँ से हम हाइट H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो H यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है, ये जो 6.36 इसका आंसर आया ना, इससे हमें पता चल गया कि H की जो वैल्यू है वो 6.36 होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि वो प्रिज्म उसके अंदर कंप्लीटली पैकअप हो सके। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 6.36 है ना, उससे आ जाएगा। सही। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वो आपको गिवन है, उसका फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, उसका फॉर्मूला गिवन है। The diagram shows lamp A. It is made in the shape of a cylinder with a hemisphere on the top. Hemisphere half circle को कहते हैं। The radius of the hemisphere and the radius of the cylinder are both 3 centimeters. तो ये भी 3 centimeters है और सिलेंडर का रेडियस भी 3 centimeters है। The total height of the lamp is 24 centimeters. अच्छा, ये बताएं कि इतना जो पोर्शन है जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल है उसकी हाइट कितनी होगी यहाँ पर? टोटल अगर 24 है तो ये हाइट कितनी होगी? ये वाली कितनी होगी? जो ऊपर वाली, हाँ ये भी 3 होगी क्योंकि ये भी रेडियस है ना। 3 को 24 से माइनस कर दें तो ये 21 हो गई। ठीक है। Show that the volume of the lamp A is 650 centimeters cube. Correct to 3 significant figure. अच्छा, अब देखें यहाँ पर जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें दो चीजों को अलग अलग देखना होगा। यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो दो वॉल्यूम्स के सम के इक्वल होगा। नंबर 1, आपके पास वॉल्यूम V1 होगा जो कि हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होगा। पूरे स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है और हेमीस्फेयर क्योंकि उसका हाफ होता है तो वॉल्यूम को भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस उसके अंदर ये जो सिलेंडर है ना इसका वॉल्यूम इंक्लूडेड होता है। ये जो सिलेंडर है इसके बेस में ना एक सर्कल है, तो इसका जो बेस एरिया है ये सिर्फ सिलेंडर को अगर देखें तो टॉप से बेस से टॉप तक ये पूरा सर्कुलर शेप में है। तो इसका जो बेस एरिया होगा वो सर्कल होगा। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर इसके लिए बेस एरिया बन जाएगा और इस पाई r स्क्वायर को यानी इस बेस एरिया को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप h से तो उससे हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये होगा 2/3 टाइम्स 2 1 2 2 2 4 2/3 टाइम्स पाई, जिसकी वैल्यू हम 3.142 पुट करेंगे, रेडियस 3 क्यूब पुट करेंगे प्लस 3.142 टाइम्स 3 का स्क्वायर और हाइट हम 21 पुट करेंगे। अब हम यहाँ से जब आंसर फाइंड करेंगे तो हमें 650 सेंटीमीटर क्यूब का आंसर मिलेगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको वर्कआउट करके ना मुझे ओरिजिनल आंसर बताएं कि वो कितना आ रहा है। 650.394, उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 650.39 बनेगा, फर्दर राउंड ऑफ करेंगे तो 650.4 बनेगा और 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर लाना है तो इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर 650 हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैंप ए। तो लैंप ए में जो है ना कर्व सरफेस जो है ना, एक तो वो होगा ये स्फेयर का, हेमीस्फेयर का,
और दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर भी होगा। तो दो सरफेस एरियाज इसमें ऐड हो जाएंगे, एक होगा सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर और दूसरा सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो है ना वो होता है 4πr²। सिंस वो हाफ है तो इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ये आता है 2πr, क्योंकि ये जो सर्कुलर सरफेस है ना पूरी, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होता है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर से। सो 2 times πr², 2 times πr into 21, इससे आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा। वो बताएं क्या आ रहा है आपके पास। इसका आंसर हो गया 452.45। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि लैम्प B इज मैथमेटिकली सिमिलर टू लैम्प A। The volume of lamp B is 450 centimeter cube. Calculate the total height of lamp B. देखें, अगर दो फिगर सिमिलर होती है ना तो उनके वॉल्यूम्स इस तरह रिलेट होते हैं कि वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ B विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ A डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ B, और इसको हम क्यूब कर लेते हैं। तो लैम्प A का जो टोटल वॉल्यूम आ रहा था वो हमें मिल रहा था 650। उसको हम VA की जगह पुट करेंगे, इसको लैम्प B का वॉल्यूम हमें 450 गिवन है, उसको यहाँ पुट करेंगे। टोटल हाइट उसकी 24 थी और इसकी टोटल हाइट हमें फाइंड करनी है, और इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि दोनों साइड्स पे ना क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं। तो उससे हमें मिलेगा 24/h of B, height of B is equal to 650 divided by 450, तो ये हो जाएगा 13/9। 13/9 का आंसर जो भी आ रहा है उसको क्यूब रूट कर दें और उसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। हाइट की वैल्यू जो है ना इससे आ जाएगी। अच्छा, the mass of lamp C is 340, correct to nearest 10 gram. 8 of these lamps are placed in a packing case. The total mass of the packing case and the lamps is 4.2 kilograms, correct to the nearest 0.1 gram. Calculate the upper bound of the mass of the packing case when empty. Give your answer in kilograms. अच्छा देखिए, अब वैसे तो ये है एक और टॉपिक का क्वेश्चन है। अगर हम मास देखें तो वो है 340 ग्राम्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स है। तो अपर बाउंड जो होगा इसका वो इस तरह आएगा कि ये जो 10 है ना इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 5 ग्राम्स आ गया। अपर बाउंड के लिए गिवन वैल्यू में इसको ऐड कर देंगे और लोअर बाउंड के लिए इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 335 इसका लोअर बाउंड आ गया, अपर बाउंड इसका 345 आ गया। तो अपर बाउंड पर और लोअर बाउंड पर दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इन्होंने कहा कि 8 of these lamps are packed placed in a packing case, ठीक है। The total mass of the packing case वो आपके पास आ गया 4.2 kilograms, correct to the nearest 0.1 grams। 0.1 ग्राम्स को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.05 आ जाएगा। इसका जब हम अपर बाउंड बनाएंगे तो उसमें ये ऐड कर देंगे तो वो 4.25 kg हो जाएगा।
और जब हम लोअर बाउंड बनाएंगे तो वो 4.15 kg हो जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द पैकिंग केस व्हेन एम्प्टी। अच्छा, इसमें से अगर इसे एम्प्टी कर दिया जाए, यानी वो जो 8 लैंप्स हैं उनको इसमें से निकाल दिया जाए, तो जो मास ऑफ द पैकिंग केस है वो बचेगा, उसका अपर बाउंड हमें चाहिए। अच्छा, अगर उसका अपर बाउंड चाहिए तो उसके अंदर जो लैंप्स प्लेस है ना, उसका हमें लोअर बाउंड कंसिडर करना पड़ेगा, यानी 8 लैंप्स कंसिडर करने पड़ेंगे जिनका मास मिनिमम हो। मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे इसको, तो 2680 ग्राम्स इसका मास आ जाएगा और 2.68 किलोग्राम्स इसमें किलोग्राम्स में आ जाएगा 1000 से डिवाइड करके। अच्छा, इसको हम अपर बाउंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास एम्प्टी जो पैकिंग केस है ना उसका मैक्सिमम मास आ जाएगा, वो उसका अपर बाउंड होगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो क्या आंसर आ रहा है? -4.25 माइनस 2.68, तो 1.57 आ गया। ये 1.57 किलोग्राम्स आपके पैकिंग का मास है। ठीक है, ये एक और टॉपिक था, हम किसी और वक्त उसको डिटेल में कर सकते हैं।